अगस्त 2017 रात के ठीक 2:47 मुंबई के ठाणे शहर में एक बिल्डिंग के तीसरे तल्ले पर करीब 80 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी, 300 से ज्यादा जाली पासपोर्ट और 7 अलग अलग नामों के आधार कार्ड छुपाए हुए थे। लेकिन उस कमरे में मौजूद शख्स को यह नहीं पता था कि अगले 1 घंटे में वो पूरे भारत का सबसे चर्चित कैदी बनने वाला है। उस शख्स का नाम था इकबाल कास्कर। हाँ, वही इकबाल कास्कर जिसका छोटा भाई दाऊद इब्राहिम दुनिया के 10 सबसे वांटेड आतंकियों की लिस्ट में आता है। लेकिन सवाल यह है कि दाऊद का अपना बड़ा भाई मुंबई के एक साधारण से फ्लैट में जाली दस्तावेजों के साथ कैसे पकड़ा गया, और इस ऑपरेशन के पीछे कौन सी ऐसी खुफिया साजिश थी जिसने दुबई से कराची तक दाऊद के पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें 1993 के उस धमाके में जाना होगा जिसने मुंबई का पूरा नक्शा बदल कर रख दिया था। 12 मार्च 1993 सुबह 11:15 बजे मुंबई शेयर बाजार के बाहर एक थर थर कांपती बाइक खड़ी थी। उस बाइक के अंदर जो बम रखा गया था उसने सिर्फ संपत्ति नहीं उड़ाई बल्कि भारतीय खुफिया एजेंसियों की नींदें हमेशा के लिए उड़ा दी। उस हमले के मास्टरमाइंड का नाम था दाऊद इब्राहिम, और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आईं उनमें सबसे पहला नाम जुड़ता था इकबाल कास्कर से। लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। दाऊद पाकिस्तान और दुबई के बीच उड़ान भर रहा था। इकबाल ठाणे की उन गलियों में गुम था जहां आज भी गोलियों से छलनी दीवारों पर उसी दाऊद के नाम के पोस्टर लगे रहते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है। 2016 के अंत में नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक की एक बंद खिड़की के पीछे बैठा वो आदमी जिसका नाम लेते ही पाकिस्तान की GIHQ में सनसनी मच जाती थी, अजीत डोभाल। तब वो अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं बने थे, लेकिन उनकी नजरें दुबई से कराची तक फैली डी कंपनी के पूरे नेटवर्क पर टिकी हुई थी। अजीत डोभाल ने एक ऑपरेशन का खाका खींचा जिसका कोड नेम था ऑपरेशन कैरोट। 3 लोगों की टीम बनाई गई, एक मुंबई पुलिस का अफसर, एक रॉ का गुप्त एजेंट और एक स्पेशल टास्क फोर्स का कमांडो। इन तीनों का काम था दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क में इतनी दरार लाना कि वो खुद अपनों से ही घिर जाए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी दुबई। दुबई की सड़कों पर दाऊद के सैकड़ों चेहरे घूमते थे। उसके होटल, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी मरीन ड्राइव की 14वीं मंजिल वाली कोठी, वहां प्रवेश करना मुमकिन नहीं था। लेकिन अजीत डोभाल जानते थे कि दाऊद का सबसे बड़ा कमजोर पॉइंट उसका अपना बड़ा भाई इकबाल है, क्योंकि दाऊद कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका दिल अभी भी ठाणे की उस गली में बंधा हुआ था जहां उसने बचपन बिताया था। इकबाल अक्सर दाऊद से दुबई और पाकिस्तान फोन पर बात करता था, और वही फोन कॉल्स बन गई इकबाल के खिलाफ सबसे बड़ी सबूत। 8 अगस्त 2017 की रात ठाणे के उसी फ्लैट में इकबाल रात का खाना खा रहा था। उसके हाथ में मोबाइल था। दूसरी तरफ आवाज थी दुबई से, उसका भतीजा अनीस इब्राहिम। बात हो रही थी कि कैसे 300 नए जाली पासपोर्ट भारत में तस्करी करके लाए जाएं। उन्हें नहीं पता था कि ये कॉल केवल इकबाल के फ्लैट तक ही सीमित नहीं थी। ये कॉल सीधे दिल्ली के एक अंडरग्राउंड बंकर में पहुंच रही थी जहां अजीत डोभाल और उनकी टीम हर शब्द को रिकॉर्ड कर रहे थे। रात के ठीक 3 बजे 3 दरवाजे एक साथ टूटे। पहला दरवाजा था इकबाल के फ्लैट का, दूसरा दरवाजा था बिल्डिंग के बेसमेंट का जहां से एक सुरंग बनकर पिछली गली में जाती थी, और तीसरा दरवाजा था उस मकान मालिक के कमरे का जो दाऊद का पुराना साथी निकला। 17 सेकंड में घर खाली करा लिया गया। इकबाल कास्कर को जमीन पर पटक दिया गया। उसकी आंखों में वही सन्नाटा था जो 1993 में मुंबई के धमाकों के बाद सड़कों पर था। पुलिस को वहां से मिला 84 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी, 350 से अधिक जाली पासपोर्ट, 12 अलग अलग देशों के बैंक खातों के दस्तावेज और एक डायरी जिसमें दाऊद के 27 करोड़ रुपए के अवैध प्रॉपर्टी डील के हिसाब लिखे थे। लेकिन असली सनसनी तब फैली जब इकबाल की निशानदेही पर मुंबई पुलिस ने उसी रात 2 और ठिकानों पर छापे मारे। एक ठिकाना था पनवेल के जंगलों में खाली बंगला। वहां से निकले 12 किलो सोने के सिल्ले और 3 डिजिटल वॉलेट जिनमें दाऊद के क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स की सीड्स थीं। दूसरा ठिकाना था उस दुकान का गोदाम जहां से दाऊद का सबसे भरोसेमंद आदमी रियाज भट्टी गायब था। रियाज भट्टी को बाद में नेपाल से गिरफ्तार किया गया और उसने कबूला कि इकबाल, दाऊद और अनीस के बीच तार था। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। इकबाल की गिरफ्तारी के बाद जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। दुबई के बर्ज अल अरब होटल के 17वें फ्लोर पर अनीस इब्राहिम घबराया हुआ था। उसने कराची में छुपे दाऊद को फोन लगाया, लेकिन जो जवाब मिला वो अनीस के होश उड़ाने के लिए काफी था। दाऊद ने कहा, इकबाल अपने आप पकड़ा नहीं गया, कोई उसे अंदर से बेच गया है। जी हां, अजीत डोभाल के ऑपरेशन का सबसे गहरा हिस्सा था डबल एजेंट। इकबाल के पकड़े जाने के 3 घंटे बाद ही एक महिला ने दुबई पुलिस के डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की। कोड नेम था परी। ये वही रहस्यमयी महिला थी जिसने पिछले 6 महीने से अनीस इब्राहिम के साथ एक वित्तीय कंसल्टेंट के
रूप में काम किया था। उसने अनीस के हर ईमेल, हर कॉल, हर ट्रांजैक्शन को नोट किया था और उसी की रिपोर्ट के आधार पर दुबई पुलिस ने अनीस इब्राहिम को वहां से निकलने से पहले ही घेर लिया था। लेकिन जैसे ही पुलिस बर्ज अल अरब के उस फ्लोर पर पहुंची, अनीस गायब था। उसकी सूटकेस में सिर्फ एक कागज मिला। उस पर लिखा था, भारत मतलब बाप, इकबाल मतलब धोखा। परी का कोई अता पता नहीं था। वो गायब हो गई जैसे आई थी। इकबाल कास्कर की गिरफ्तारी ने दाऊद इब्राहिम के साम्राज्य में ऐसा भूकंप लाया कि कुछ ही महीनों में दुबई में उसकी 3 शेल कंपनियां बंद हो गईं। नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते रुपयों की सप्लाई चेन पूरी तरह से ढह गई और सबसे अहम, भारत के पास अब यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत थे कि दाऊद पाकिस्तान की संरक्षा में रहता है। रात के ठीक 3:47 वही ठाणे का फ्लैट इकबाल कास्कर को पटाखे की तरह फोड़ा जा चुका था। लेकिन असली धमाका अब होने वाला था। दिल्ली के सीतापुर इलाके में एक निजी हवाई पट्टी पर अजीत डोभाल खुद खड़े थे। उनके सामने एक बिना नंबर की विमान थी। उस विमान में सिर्फ 2 चीजें लादी गई थी, इकबाल के पास से मिली वो डायरी और 12 देशों की बैंक स्टेटमेंट। ये विमान सीधे न्यूयॉर्क जा रहा था। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत ने अगले दिन एक प्रस्ताव रखना था, दाऊद इब्राहिम को वैश्विक आतंकी घोषित किया जाए, और वो प्रस्ताव जीत गया। उस ऐतिहासिक दिन के बाद दाऊद के दुनिया भर की 84 बैंकों में जमा 427 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। इकबाल को अगले 45 दिनों तक एक गुप्त ठिकाने पर रखा गया। जगह थी मध्य प्रदेश के जंगलों में एक पुराना आर्मी कैंटोनमेंट। वहां उससे पूछताछ हो रही थी। पहले 14 दिनों तक वो चुप रहा, फिर 15वें दिन रात को अचानक वो टूटा। उसने बताया कि 1993 के धमाकों के बाद दाऊद ने खुद अपने पूरे परिवार को अलग अलग देशों में बांट दिया था। एक बहन को दुबई, दूसरे को लंदन, तीसरे को नेपाल। इकबाल को ठाणे इसलिए छोड़ा गया था क्योंकि दाऊद जानता था कि भारतीय खुफिया एजेंसियां कभी इतनी बड़ी मछली पकड़ने की हिम्मत नहीं करेंगी। लेकिन उसने गलत अंदाजा लगाया था। इकबाल की एक बात ने सबको ठंडा कर दिया। उसने बताया, दाऊद के पास अब भी भारत के अंदर 17 सक्रिय स्लीपर सेल हैं। ये सेल फिलहाल सो रहे हैं, लेकिन जिस दिन दाऊद को लगा कि उसका अस्तित्व खतरे में है, उसी दिन ये सेल एक साथ एक्टिव हो जाएंगे। ये जानकारी तुरंत हर भारतीय खुफिया एजेंसी के अलर्ट सिस्टम में भेज दी गई और उसके बाद जो हुआ वो आज भी कभी आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन सूत्रों के अनुसार उसी साल दिसंबर में भारत के अंदर 11 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे गए। गिरफ्तारियां हुई, बम बनाने की सामग्री, ग्रेनेड और पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद हुए। ये वही स्लीपर सेल थे जो इकबाल ने बताए थे। अब सवाल सिर्फ दाऊद का नहीं रह गया था। सवाल था, क्या अजीत डोभाल ने जानबूझकर इकबाल को पकड़वाया था ताकि वो टूटे और दाऊद के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता साफ हो, या फिर इकबाल खुद दाऊद से नाराज था क्योंकि उसे भी गैंगस्टर बनने का वही दर्जा नहीं दिया गया जो अनीस को मिला था। इन सवालों का जवाब कभी नहीं मिला, लेकिन जो मिला वो था दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों का एक गुप्त युद्ध। इकबाल कास्कर आज भी जेल में है। उसकी उम्र 77 साल है। उसके कमरे की दीवार पर अब भी उसके छोटे भाई दाऊद इब्राहिम की एक पुरानी तस्वीर लगी है। तस्वीर में दोनों भाई एक साथ खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वो तस्वीर उसी ठाणे के फ्लैट में थी जहां से इकबाल को पकड़ा गया था। पुलिस ने वो तस्वीर वहीं छोड़ दी क्योंकि वो तस्वीर कोई सबूत नहीं थी। वो एक भाई के दूसरे भाई से टूटते रिश्ते की आखिरी निशानी थी। और जैसे ही पुलिस की गाड़ी उस बिल्डिंग के सामने से निकली, उसी गली में किसी ने रात के अंधेरे में मोबाइल की लाल बत्ती जलाई। वो कॉल गई कराची। दूसरी तरफ एक आदमी चुपचाप सुन रहा था। फिर आवाज आई अंग्रेजी में, इकबाल इज गॉन, वेक अप द सेल्स। उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। लाइक उस कमांडो की तरह है जो बिना बोले कह देता है, हम देख रहे हैं, कर दो।